दोस्तों हाल ही में तगड़े तगड़े अपडेट्स आ चुके हैं क्योंकि बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है ओलंपिया ब्राज़ील, जिसके अंदर फाइनली आखिरकार रेमोन डिनो जीत ही गए और इन्होंने हासिल कर लिया 2025 ओलंपिया के लिए अपनी क्वालिफिकेशन। ये शो मसल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा था, मतलब जो इसका प्रमोटर था वो मसल कॉन्टेस्ट था, नाम इसका ओलंपिया था, बट डेफिनेटली ये कोई मिस्टर ओलंपिया वो वाला नहीं है। ये सिर्फ एक प्रो शो है जो मिस्टर ओलंपिया अगले साल के लिए क्वालिफाई करवाता है। तो रेमोन इसको जीते, क्वालिफाई भी हो गए। बात ये आती है कि रेमोन इसमें दिख कैसे रहे थे। रेमोन इसके अंदर ना सही बताऊं तो उतने ज़्यादा तगड़े नहीं दिख रहे थे जितने ओलंपिया में भी पिछले हफ्ते दिख गए, उससे भी थोड़ा ही नीचे दिखाई दिए। सबसे बड़ी दिक्कत रेमोन के साथ फिर इस बार ये दिखी कि ये ना पसीना बहुत आ रहा था इन्हें, ये बहुत ज़्यादा वाटरी लग रहे थे स्टेज पे, और उन सारी दिक्कतों के बावजूद भी ये यहाँ पे जीत गए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेमोन से ऊपर वाले जितने भी एथलीट्स थे ओलंपिया में, जैसे अर्स हो गए, क्रिस बमस्टड हो गए या फिर माइक समरफील्ड, वो तो इसमें कम्पीट नहीं कर रहे। तो रेमोन का जीतना एक तरह से तय है, रेमोन जीत गए इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंडीशनिंग क्यों नहीं हिट कर पा रही, उस लेवल की फुलनेस और ड्राइनेस क्यों नहीं आ रही है। एक टाइम बाद ऐसा क्यों हो जाता है, इनकी बॉडी में से पसीना निकलने लगता है। इसका जवाब यहाँ पर माइकल डाबुल ने दिया। माइकल ने बताया कि ऐसा तब होता है जब आपके पीकिंग प्रोटोकॉल्स सही नहीं होते हैं। उन्होंने रेमोन को कई बार पीछे डोनट्स खाते हुए देखा है बैक स्टेज, जब भी ये लोग पंप कर रहे होते हैं, और माइकल ने बोला कि शुगर अगर आप ज़्यादा खाते हो बैक स्टेज तो ऐसा होता है कि ऑन स्टेज जाने पे आपकी बॉडी में से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो माइकल ये बोलते हैं जब भी मैं शुगर खाया करता था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। अब देखो ऑब्वियसली दोस्तों सब एथलीट्स के अपने अपने पीकिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं और बैक स्टेज सारे एथलीट्स कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। मेनली शुगर्स बहुत सारे एथलीट कंज्यूम करते हैं ताकि बॉडी में एक फुलनेस रहे, एनर्जी रहे पोजिंग करते वक्त, और बॉडी डेफिनेटली ड्राई रहना सबसे बड़ा एक पर्पस होता है किसी भी एथलीट का, बॉडी फुल और ड्राई जितनी रहे। लेकिन अगर इस वजह से पसीना आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता एक स्टेज के लुक्स के लिए। और उसके बाद आखिरकार जजेस भी ये बोलेंगे, लोग भी ये बोलेंगे कि इस एथलीट की एक तो टैनिंग उतर गई, पसीना इसको इतना ज़्यादा आ रहा था, बार बार ये पसीना में पहुंचे जा रहा था, कितनी सॉफ्ट बॉडी इसकी हो गई, ये तो अच्छा ही नहीं दिखा, यही तो बोलेंगे सब लोग। और साथ ही साथ इनकी टैनिंग एकदम ऑफ थी, मतलब एकदम ब्लैक नजर आई है। इस शो की लाइटिंग के हिसाब से रेमोन बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे थे, बहुत ही डार्क डार्क टैन करके आ गए थे। ये एथलीट सॉफ्ट भी होता चला जा रहा है, जैसे जैसे पोज कर रहा है, कॉन्टेस्ट आगे बढ़ रहा है, एथलीट सॉफ्ट पड़ रहा है, वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती है। अब सारे एथलीट्स के ना अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो पीछे रेमोन क्या करते हैं, डोनट्स खा के अपने आप को ज़्यादा फुल करते हैं, कोई और चीज़ खा के करते हैं, वो उनके प्रोटोकॉल्स है। डेफिनेटली इस बार वर्क करते हुए नजर नहीं आए, ना ओलंपिया में ना यहाँ पर, तो इसीलिए प्रोटोकॉल्स तो उनको कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। बस इसी में एक दिक्कत है, बाकी रेमोन एकदम कंडीशनड है। पूरी प्रेप के अंदर रेमोन इस बार बहुत तगड़े दिखाई दे रहे थे। डेफिनेटली स्टेज पे अभी इस वाले अगर हम लुक की बात करते हैं जो उन्होंने यहाँ पर ब्राज़ील में दिखाया, तो ये उतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं था, ना उतना फुल था ना उतना ड्राई था, ये और बेटर आ सकते थे। बट जैसे कि मैंने बोला कि रेमोन से ऊपर कोई था ही नहीं, तो इसलिए वो जीत गए। देखते हैं रेमोन अगली बार जैसे कि डायरेक्टली अब ओलंपिया में अगले साल दिखेंगे तो क्या अपने प्रोटोकॉल्स लेकर आते हैं, बैक स्टेज क्या खाते हैं जिसकी वजह से वो ओलंपिया स्टेज पर एकदम ड्रायर और फुलर दिखें। तो वो चीज़ इन्हीं को फिगर आउट करनी होगी। इतने ऊपर के एथलीट्स होते हैं तो इन्हें ही पता होता है कि गलती अगर इन्होंने करी है तो सुधारा कैसे जाए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट की, ये आते हैं हार्डी। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, हार्डी शुपन अब अगले साल नहीं आ रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक में, क्योंकि भले उन्होंने आर्नोल्ड से वादा किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन ओलंपिया ज़्यादा बड़ी उनके लिए चीज़ है और जो होनी चाहिए। उनका पूरा का पूरा ध्यान अब सिर्फ मिस्टर ओलंपिया 2025 को जीतने पे ही है। उसकी प्रेप में इतना ज़्यादा टाइम जाएगा कि उनको आर्नोल्ड में अब बेस्ट आने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब आर्नोल्ड में या तो बेस्ट आ जाए या ओलंपिया की तैयारी कर ले, तो वो ओलंपिया को चुन रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि ऐसा हो सकता था कि वो आर्नोल्ड में आ जाते क्योंकि सैमसन दादा तो आ रहे हैं, बट हार्डी शुपन वहाँ पर हमें नहीं दिखने वाले। ये मुझे लग भी रहा था कि शायद हार्डी ना दिखे, क्योंकि मैंने अभी से कुछ टाइम पहले बात करी थी ना कि देखो सैमसन आ रहे हैं और यहाँ पर मोनालिसा यानी कि एंड्रयू जैक्ट आ रहे हैं, तो हार्डी भी शायद आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हार्डी ना भी आए, डायरेक्टली ओलंपिया पे फोकस करें, तो वही वाली चीज़ हो रही है। और ये ज़्यादा बेटर एक ब्रांड भी हार्डी के लिए बना करके देगी, क्योंकि आर्नोल्ड में जो खेल लेता है ना ओलंपिया के लिए, हम कभी भी उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। मान लो डेरेक और हार्डी भी आर्नोल्ड में आ जाएं तो ये लगेगा कि अब यही तीनों मिस्टर ओलंपिया में भी खेलते हुए नजर आएंगे, तो मिस्टर ओलंपिया की रेपुटेशन नीचे आती है उससे। तो अब हार्डी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में सैमसन को अब हार्डी को फेस करने ओलंपिया जाना पड़ेगा। अब हमारा परसेप्शन इस तरीके का बनेगा, समझ रहे हो फर्क क्या होता है सोच का। तो ओलंपिया में होने वाला एक जो सुपर कॉम्पिटिशन है, जो आपको सिर्फ ओलंपिया में ही देखने को मिलता है, बाकी शोज में नहीं मिलने वाला, वो अगर बाकी शोज में देखने के लिए मिलने लग जाए तो ओलंपिया के लिए एक्साइटमेंट कोई क्यों रखेगा। जैसे इस साल आर्नोल्ड में हार्डी और सैमसन हमें दिखाई दिए, फिर ओलंपिया में भी दिखाई दे गए, तो वो मजा उतना नहीं था जितना डायरेक्टली अगर हम इन दोनों को ओलंपिया में ही देखते। एज अ फैन ये मेरा सोचना है दोस्तों, आप भी बताना आपकी क्या सोच है। मेरा ये मानना है एक मिस्टर ओलंपिया को ना ओलंपिया के लिए ही रिजर्व रहना चाहिए, बाकी शोज में उसको नहीं खेलना चाहिए, ताकि उसकी वैल्यू
सबसे ज़्यादा खतरनाक बनी रहे। जैसे क्रिस बमस्टेड है, कभी आर्नोल्ड क्लासिक खेलने नहीं आए। फिल हीथ है, आर्नोल्ड क्लासिक कभी मेन वाला खेलने नहीं आए जब ओलंपिया बन गए वो। ऐसे मुझे हार्डी के लिए लगता है वो आर्नोल्ड अगले साल नहीं खेलेंगे तो उनकी वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़ेगी और डेरेक की भी वैल्यू बनी रहेगी। ऑल्दो मिस्टर ओलंपिया है सैमसन तौदा। बाकी अगर हम देखें तो हार्डी इस वक्त ईरान पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका स्वागत किया गया। सब लोग शौक में थे कि भाई क्या स्वागत हो रहा है ये। बट एक बात बताऊं दोस्तों, अगर अपने हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा एथलीट आता है ना, मान लो कोई भी अगर एथलीट आता है कुछ बड़ा जीत करके, ओलंपिया जीत करके या कुछ भी ऐसा कभी हो जाए, हिंदुस्तानी भी बहुत ज़बरदस्त स्वागत करते हैं। और ये बात आप समझ सकते हो क्योंकि बाहर के एथलीट्स जब भी इंडिया आते हैं वो यही देख के हैरान हो जाते हैं कि हम इंडियंस कितने अच्छे से वेलकम करते हैं। तो वही वेलकमिंग नेचर जो है ईरानियंस के अंदर भी है, वो भी अपने एथलीट्स का इसी तरीके से स्वागत करते हैं। बॉडी बिल्डिंग वहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए हार्डी को उठा लेते हैं वो लोग। जब वो हार्डी आते हैं एयरपोर्ट पे, कंधों पे उठा करके उनको लेकर के जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट उनको देते हैं। स्टैचू बनवा दिया उनके लिए और हार्डी इस वक्त पे अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं अपने एक अलग टाइम को। उनके बच्चों ने उनको झूला बना के उनसे खेलना शुरू कर दिया है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। किसी बॉडी बिल्डर से या किसी भी इंसान से पूछ के देखो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फैमिली टाइम एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी बिल्डर्स को बहुत आसानी से नसीब नहीं होती है। पूरे साल ये लोग प्रेप ही करते रह जाते हैं। तो अभी हार्डी अपने फैमिली टाइम को एंजॉय कर रहे हैं और फिर अब डायरेक्टली ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट करेंगे 2025 की। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, अगला अपडेट आता है यहाँ पे आंड्रे ड्यू के ऊपर। तो फाइनली आंड्रे ड्यू आए सीन के अंदर और आखिरकार अपनी बॉडी इन्होंने दिखाई। तो आंड्रे इस वक्त पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आंड्रे एक बहुत बड़ी फिजिक कैरी करते हैं। ये समझ नहीं आता कि आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कौन सी फिजिक कैरी करते हैं, मेंस फिजिक या क्लासिक ये है नहीं क्योंकि इनके पास में लेग्स है नहीं। मेंस फिजिक भी प्रॉपरली ये नहीं लगते क्योंकि मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स अब काफ़ी बदल चुके हैं और आंड्रे उस हिसाब से हैं ज़्यादा बड़े। मेंस फिजिक के हिसाब से ज़्यादा बड़ी ये लुक लेकर आते हैं, ज़्यादा फुलर आते हैं। फिलहाल हमें ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिया और कंप्लीटली एक ऑफ सीजन कंडीशनिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आंड्रे ने लंबे समय से नहीं खेला, लंबे समय मतलब लगभग 2 साल से इन्होंने कम्पीट नहीं किया है और काफ़ी ज़्यादा एक अपने रेस्टिंग फेज़ में एक मौज मस्ती वाले स्टेट में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं अगले साल किस कंपटीशन में खेलते हैं या खेलते भी हैं कि नहीं खेलते, क्योंकि हैनी रैम्बॉट के मल्टीपल एथलीट्स हमने देखे सारे के सारे एकदम डेड फोकस्ड होते हैं, ज़बरदस्त फोकस रख के चलते हैं और जीतते हैं। बट आंड्रे उनमें से एक है जो बिल्कुल ही एक रिलैक्सिंग नेचर के साथ में रहते हैं और बैक ऑफ कर जाते हैं कॉम्पिटिशन्स खेलने से। तो हमें तो नहीं दिखाई दिए बहुत समय से खेलते हुए। और आंड्रे ने भी यही बोला कि 2 साल हो गए इनको स्टेज से ऑफ लिए, लेकिन इस साल का ओलंपिया देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो गए। तो फिलहाल अब ये वापस से जाने की तैयारी में है, यानी कॉम्पिटिशन्स खेलने की तैयारी में है। बाकी एक बड़ी न्यूज़ ये भी है क्योंकि मैंने बोला था ना कुछ समय पहले कि हैनी रैम्बॉट के ज़्यादातर एथलीट्स एकदम फोकस्ड होते हैं। फिलहाल ऐसा देखने में क्लियरली दिख रहा है कि हैनी रैम्बॉट इनको ट्रेन नहीं कर रहे, क्योंकि आप ये देख सकते हो कि हैनी रैम्बॉट जब इनके साथ में थे तो ये हैनी के ही सप्लीमेंट्स प्रमोट किया करते थे, यानी इवोजन। और अभी आंड्रे एक नया ही ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये तो दिख रहा है कि ब्रांड से तो अलग हो चुके हैं, इवोजन के साथ तो अभी ये नहीं रहे, तो पॉसिबली हैनी के साथ में भी ये नहीं है। ये मैं एग्जाम्पशन यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं अगले एथलीट आ जाते हैं यहाँ पे अमित आगरे। तो अमित हमें इस टाइम पे अपने एब्स को ट्रेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो उनके एब्स की शेप कितनी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड लग रही है। मतलब इनके एब्स बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं और पूरी की पूरी ड्राई लग रही है इनकी बॉडी भी। इनकी चेस्ट में आपको फाइबर्स क्लियरली दिख जाएंगे और चेस्ट कितनी ज़्यादा भारी है वो भी दिखेगा। तो रेडी तो ये हैं। मेन है कि पीक कैसे करके आते हैं स्टेज पर, क्या वही पीकिंग प्रोटोकॉल्स इनके रहेंगे बिल्कुल जो इन्होंने शेरू में इस साल दिखाए थे, क्या इम्प्रोवाइजेशन करके आएंगे अपनी फिजिक में ये शेरू से अब तक, वो भी एक बड़ी बात होगी क्योंकि लगातार इम्प्रूव होना ही एक एथलीट का काम होता है। लेकिन देखते हैं, अमित से अभी एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि इन्होंने ही वो काम करा जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। ओलंपिया तक चले गए थे क्वालिफाई होकर के, लेकिन ओलंपिया जा नहीं पाए क्योंकि वीज़ा नहीं मिला। तो अमित की फिजिक उस लेवल की है, इसीलिए एक्सपेक्टेशंस भी इनसे काफ़ी ज़्यादा है। आई होप इनके दिमाग में भी अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी कजाकिस्तान को लेकर के, उसको जीत पाएंगे या कैसी प्लेसिंग वहाँ पर लेकर के आएंगे। लेकिन दिख तो रहा है कि फिजिक ज़बरदस्त तरीके से एकदम रेडी हो रही है, तो अच्छे रिजल्ट्स आने की पूरी उम्मीद तो है। यह है इनकी फिजिक अमित आगरे। इसमें दोस्तों अगला अपडेट अब आ जाता है राफेल ब्रांडियो के ऊपर। राफेल ने भी अभी ओलंपिया ब्राज़ील के अंदर गेस्ट पोजिंग करी। अब देखो खुद ये ब्राज़ीलियन है तो इनका गेस्ट पोजिंग करना वहाँ पर बनता ही था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि ओलंपिया ब्राज़ील के अंदर कोई मेंस ओपन डिवीजन नहीं थी, नहीं तो ये उसमें शायद खेल भी लेते। लेकिन यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि राफेल इस गेस्ट पोजिंग के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऑफ दिखाई दिए। मतलब अभी 1 हफ्ते पहले ही तो इन्होंने ओलंपिया में खेला था,
वहां से लेके अब तक इनकी बॉडी एक अच्छी खासी ऑफ कंडीशन स्टेट में दिखाई दे रही है। एक हफ्ते के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑफ है देखा जाए तो। बात यह है कि राफेल इस साल 8th आए थे ओलंपिया में, तो इनको अगले साल के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी, उनको ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा कॉम्पिटिशन अब खेल सकते हैं? अभी दोस्तों कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशन हैं जो होने बाकी हैं। ओलंपिया खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब कॉम्पिटिशन्स नहीं होंगे। इस साल में अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल अभी रोमानिया होने वाला है, 9 से 10 नवंबर के बीच में होगा। उसके बाद में एक कॉम्पिटिशन होगा ईविल्स प्राग प्रो 16 से 17 नवंबर के बीच में। फिर उसके बाद दिसंबर 1 को भी होगा बिग मैन वीकेंड स्पेन प्रो। तो 3 कॉम्पिटिशन्स तो बड़े बड़े अभी भी खड़े हुए हैं। इनमें से किसी में भी एक राफेल compete करके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। पर जिस तरीके की इनकी फिजिक है ना, अगर इनको सच में इन कॉम्पिटिशन्स में खेलना होता, जैसे मान लो अगले महीने 9 तारीख को कॉम्पिटिशन है, तो ये ऐसी शेप में ना होते। ये अब तक काफ़ी कंडीशन ही चल रहे होते, बॉडी की उस कंडीशनिंग को लगातार कैरी करते लगभग 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद उस शो को खेलने के लिए। क्योंकि वो चीज़ नहीं दिख रही, तो जहाँ तक है राफेल इस साल कोई शो नहीं खेलेंगे। पॉसिबली ये अगले साल ही कोई ना कोई प्रो शो खेल लेंगे और एकदम से फिर ओलंपिया क्वालिफाई करके अगले साल के ओलंपिया में भी खेल लेंगे। तो इस तरीके से राफेल हमें नज़र आ रहे हैं। और इस बार उतने ज़्यादा जितने बड़े ये दिखाई दे रहे थे ना ऑन सोशल मीडिया मोस्ट मस्कुलर करते हो, उतने ज़्यादा ट्रांसलेट इनकी फिजिक नहीं हुई स्टेज पर उस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि राफेल उतने ज़्यादा वाइड नहीं है, ये नैरोअर अभी भी बॉडी कैरी करते हैं, क्योंकि ये क्लासिक एथलीट है। ये मेंस ओपन बॉडी बिल्डर अभी भी पूरे तरीके से नहीं बन पाए। वो लैट्स में विड्थ नहीं है और वो लेग्स के अंदर उतना ज़्यादा साइज़ नहीं है जिस वजह से हम इनको एक प्रॉपर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर बोल सके। चेस्ट में भी उतनी ज़्यादा राउंडनेस अभी भी नहीं आती है। तो राफेल इस साल इम्प्रूव तो बहुत आए, इनकी बैक मासिवली इम्प्रूव हुई और पीछे से और बैक पोजेस में काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। मोस्ट मस्कुलर में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वाइडर आते हैं, बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनको टाइम लगेगा ओलंपिया में वो टॉप 5 क्रैक करने के लिए। अब बस देखना ये है राफेल इस साल कोई शो खेलते हैं या डायरेक्टली अगले साल ही हमें दिखते हैं। इसके बाद अगला अपडेट यहाँ पे आ जाता है वेस्ले विजर्स के ऊपर। तो वेस्ले की इस साल ओलंपिया के अंदर बिल्कुल ये खराब प्लेसिंग आई थी। हमें उम्मीद तो ये थी सब लोगों को कि क्रिस बमस्टेड के साथ में, रेमॉन के साथ में कम्पीट करते हुए नजर आएंगे, पर वही चीज़ हुई जिसका काफ़ी सारे लोगों को डर भी था। वेस्ले आ ही नहीं पाए टॉप 5 के अंदर भी, इनकी प्लेसिंग सीधा 8th लग गई। तो वेस्ले ने फिलहाल ये अनाउंसमेंट करी है अपनी एक स्टोरी के अंदर, इन्होंने ये हिंट दिया जिसमें कि क्वेश्चन को इनसे पूछता है और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट शो दैट यू विल बी डूइंग। तो वेस्ले उसका आंसर कुछ ऐसे देते हैं जिसमें ये आर्नोल्ड का टर्मिनेटर थीम चला देते हैं। तो इससे क्लियर ये हो जाता है कि आर्नोल्ड क्लासिक में ये अगले साल आने वाले हैं। अभी ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट है, इसको हम वीक हिंट या कोई र्यूमर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खुद ये अपनी स्टोरी में पोस्ट करते हैं, इस तरीके का हिंट देते हैं और क्लियर कट एक तरह से अपनी स्माइल पास करते हुए बता देते हैं कि मैं इस वाले शो में खेलूंगा। हर चीज़ बोल के नहीं होती, कुछ चीज़ें समझने वाली भी होती है। तो यहाँ पर मुझे तो यही लगता है कि 2025 के आर्नोल्ड में वापस आएंगे अपने टाइटल को डिफेंड करने, क्योंकि अभी 2024 आर्नोल्ड क्लासिक को इन्होंने ही जीता था। यहीं से तो उनकी सारी की सारी हाइप बननी शुरू हुई थी ओलंपिया की, यहीं से तो हमने इनको सीरियसली लेना शुरू करा था। लेकिन ओलंपिया में चीज़ें हर बार उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती है जैसे कि आर्नोल्ड में हमें दिखती हैं। इस साल वेस्ले ऑल टाइम अपनी बेस्ट फिजिक ओलंपिया में लेकर के आए, परफेक्ट टैनिंग, परफेक्ट शाइनिंग, परफेक्ट पीक, पर फिर भी वो अपनी प्लेसिंग क्रैक नहीं कर पाए, टॉप 3 के अंदर नहीं आ पाए। इनफैक्ट ब्रियॉन एंसले से हार गए, वो ब्रियॉन एंसले जिनको कि उन्होंने आर्नोल्ड में हराया था, जिनको उन्होंने आर्नोल्ड में 2 बार हराया था बल्कि। तो चीज़ें ऐसे हो रही हैं इनके साथ में और अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इससे तो इनकी कन्फ्यूजन और ही ज़्यादा बढ़ गई होगी ओलंपिया में 8th आने के बाद कि मैं करूँ क्या। आर्नोल्ड में फर्स्ट आ जाता हूँ, ओलंपिया में 8th आ जाता हूँ, उन्हीं एथलीट से हार जाता हूँ जिनको आर्नोल्ड में हरा के आता हूँ। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती है। और ऐसा भी नहीं था कि वेस्ले ऑफ आए थे ओलंपिया में, वेस्ले ज़बरदस्त आए थे, एकदम स्किनलेस थे, ये स्किन लग नहीं रही थी उस मसल के ऊपर चढ़ी हुई, और लाइंस लेग्स के अंदर क्या पड़ रही थी, फाइबर्स से भरी हुई इनकी बॉडी थी, एक कमी नहीं थी। पर मुझे एक चीज़ का डर लग रहा था जो हो सकता है जजिस के अंदर के अपर बॉडी बहुत स्ट्रांग, लोअर बॉडी एकदम वीक, तो शायद जजिस को वो वाली चीज़ इनकी पसंद ना आई हो, क्योंकि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स इन पे नहीं है, क्वाड्स में भी साइज़ और फुलनेस उतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद उस वजह से पीछे रह गए हो। यही एजम्पशन हम ले सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर सिर्फ जजिस को पता है। उन्होंने क्यों इनको 8th पे रखा वो सिर्फ जजिस ने इनको बताया होगा, हमें नहीं पता। अब देखना यह है कि वेस्ले यहाँ से लेके आर्नोल्ड तक क्या इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं, कि अपने ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग्स को, क्वाड्स के अंदर आउटर स्वीप्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, डेल्ट्स को और बड़ा करते हैं, क्योंकि मानो चाहे ना मानो वेस्ले के अंदर अभी भी ये वो पॉइंट्स हैं जो इंप्रूव हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज की आती है, निक वॉकर ने आखिरकार मैट जेनसन को, अपने कोच को छोड़ दिया है। और ये वाली बात निक ने खुद ही लिखी, बल्कि एक कमेंट के रिप्लाई में निक ये वाली बात लिखते हैं। एक इंसान कमेंट करता है, निक प्लीज लीव मैट, यू आर टू गुड फॉर हिम। निक ये लिखते हैं, आई नो लॉन्गर वर्क विद मैट।
तो ये चीज़ यहाँ से अब कंफर्म होती है कि निक अब मैट के साथ में नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने ये मजाक में लिखा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई फिर इमोजी बना हुआ होता तो यहाँ क्वेश्चन सब बहुत सारे खड़े हो जाते, क्योंकि निक वॉकर ने एक बार पहले भी मैट जेनसन को छोड़ा था और उसके कुछ समय बाद वापस वो मैट जेनसन के पास चले गए थे। तो अब यहाँ पर निक वॉकर ने फिर बोल दिया कि मैंने मैट को छोड़ दिया है। यहाँ पर रीज़न क्या है, हम में से बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करने में अभी लगे हुए हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो यही आता है कि निक वॉकर इस साल ओलंपिया में ही कम्पीट करने के लिए नहीं आ पाए। उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और निक की बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि वो ढंग से पीक नहीं कर पाते, वो ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उनको रेस्ट लेना ज़रूरी पड़ गया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों निक वॉकर ने मैट जेनसन को छोड़ दिया। मैट के पास वैसे भी काफ़ी सारे इस बार ऐसे एथलीट्स रहे हैं जिनका आपने अच्छा आउटपुट नहीं देखा होगा, और ये नाम आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है क्विंटन एरिया की। क्विंटन ने हाल ही में एक वीडियो बना करके ये बताया कि वो भी मैट जेनसन के अंडर ही थे और पिछले 2 साल से वो लगातार प्रेप कर रहे थे। अभी क्विंटन ने इस साल खेला था और वो और ज़्यादा ख़राब दिखाई दिया अपने 2 साल पहले वाली फिजिक से, जबकि उन्होंने एक एक चीज़ उस तरीके से करी जैसे मैट ने उनसे करने के लिए बोली थी। वो रोबोट की तरह वर्कआउट करते रहे, रोबोट की तरह डाइट करते रहे, और उसके बाद मैट जेनसन ने उनको ये बोल दिया कि तुम्हारे स्टेरॉइड्स फेक है, इस वजह से तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो। तो क्विंटन ने बहुत सारी बातें मैट के बारे में बताई डिटेल में, ये एक उन्होंने वीडियो डाली। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं, ये जो टायर्डनेस वाली प्रॉब्लम है, जो निक वॉकर की बॉडी आपको टायर्ड दिखी, सिर्फ ये यहाँ तक सीमित नहीं था। पिछले साल ब्रेट विल्किन ने भी बोला था कि मैं भी बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहा हूँ, जिस वजह से वो ओलंपिया में नहीं आ पाए थे। और इस साल जब हमने ब्रेट को देखा इसमें लीजेंड स्पोर्ट्स में, तो ये डेफिनेटली अच्छी बॉडी लेकर के आए थे, पर ऐसा कोई मासिव इंप्रूवमेंट ये करके नहीं आए अपनी फिजिक में कि बिल्कुल ये कंप्लीट बॉडी बिल्डर दिखने लग गए हो। कंप्लीट बॉडी बिल्डर से मेरा मतलब है जो बॉडी बिल्डर्स टॉप 6 टॉप 7 के अंदर भी आ जाते हैं, वैसे अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं ये। साथ ही साथ अगर आप देखो शॉन क्लैरिडा का केस, वो भी मैट जेनसन के अंडर ही आते हैं। शॉन क्लैरिडा भी इस बार मैंने क्लियरली बोला था, वीडियो के अंदर दिख रहे थे, ओलंपिया के अंदर दिख रहे थे बहुत ज्यादा थके हुए। कहने का मतलब उनकी फिजिक को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो काफी बीटन अप बॉडी है, वो चीज फ्रेश तो नहीं लग रही थी, और इसीलिए क्लैरिडा भी एक डाउन साइड पे अपने दिखाई दिए। मैट जेनसन के ज्यादातर एथलीट्स के साथ आप ये देखोगे कि उनकी फिजिक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार अब खराब हो रही है, चाहे उनमें निक वॉकर का नाम आ जाए, चाहे शॉन क्लैरिडा का नाम आ जाए, चाहे क्विंटन एरिया, या फिर आते हैं ब्रेट विल्किन भी। इनमें से किसी बॉडी बिल्डर ने पिछले 2 साल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं करा है एक्सेप्ट ब्रेट तो थोड़े बहुत इंप्रूव दिख रहे हैं, पर बॉडी भी कब तक इंप्रूव होगी जब बाकी 3 एथलीट्स का ये हाल हुआ है कि तीनों ही एथलीट्स में कॉमन देखा गया कि उनकी बॉडी डाउन आई है, साइज भी लूज करा है और क्वालिटी भी लूज करी है। तो ब्रेट भी कब तक इंप्रूव कर पाएंगे? इन चारों ही एथलीट्स में थकने वाली प्रॉब्लम कॉमन पाई गई है, और निक ने बोल दिया मैं मैट के साथ में नहीं हूँ। क्लैरिडा भी पता नहीं कब तक मैट के साथ रहने वाले, पर उनका अच्छा रिलेशन है। क्विंटन एरिया बताते हैं कि मैं भी मैट जेनसन के साथ नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए। क्विंटन ने कहा इन्होंने तो मेरा वजन भी ड्रॉप करवा दिया, 2 साल के अंदर इंप्रूवमेंट की जगह सिर्फ डिक्रीमेंट मैंने करा, मेरा पैसा सारा लग गया, मेंटल स्टेबिलिटी पूरी हिल गई और उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय एक खराब फिजिक के। तो मैट इस वक्त आ गया अच्छी खासी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर, क्योंकि कई सारे एथलीट्स तो नाराज़ हैं क्योंकि उनको अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत सारे एथलीट्स हेल्दी फील नहीं कर रहे, और डेलस मकारवर की डेथ भी काफ़ी बड़ा एक रीज़न है कि क्यों मैट जेनसन से लोग इतना ज़्यादा हेट कर रहे हैं। ऑल तो कुछ लोग सपोर्ट में मैट के हैं अभी भी, पर ज़्यादातर लोग सपोर्ट में नहीं है। खैर अब निक वॉकर तो मैट जेनसन के साथ नहीं है, तो देखते हैं अगला कोच ये कौन सा पकड़ते हैं, अगले साल की ओलंपिया की तैयारी किसके साथ में करते हैं, या अकेले ही कर लेते हैं जैसे सैमसन दौदा ने करी अपनी वाइफ के साथ मिलके और ओलंपिया भी जीत लिया। तो बहुत सारी अभी बातें उठ रही है बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड के अंदर। कोच और एथलीट का एक खराब रिलेशनशिप का हम फिर से एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं कई सालों बाद। जैसे एक बार पहले हमने विलियम बोनेक का और नील हिल का देखा था, तब भी बहुत भारी कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ नजर आ रही है। यहाँ पर ज़्यादा करके कंट्रोवर्सी क्विंटन एरिया और मैट जेनसन के बीच में दिखाई दे रही है, और निक वॉकर का भी अभी के अभी मैट को छोड़ देना काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है। फिर भी अभी से थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने एक बात बोली थी कि शॉन क्लैरिडा और मैट जेनसन के बहुत अच्छे रिलेशन है, पर अभी ये र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं कि शॉन और मैट भी शायद अलग हो सकते हैं। र्यूमर्स हैं, कंफर्म नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है मार्टिन फिट्जवाटर के ऊपर, वो एथलीट जो इस साल ओलंपिया में 4th प्लेस पर आए। तो मार्टिन अनाउंस कर देते हैं कि वो इविल्स प्राग प्रो में इस साल compete करने वाले हैं। इविल्स प्राग प्रो हो रहा है वही 16 से 17 नवंबर के बीच में, तो उसके अंदर ये compete करेंगे। पॉसिबली इनको कोई हराने वाला वहाँ पर भी नहीं होगा। हाँ, अगर सैमसन दौदा आ गए जो काफ़ी सारे शोज़ में वो आ जाते हैं तो अलग बात है। तो मार्टिन यहाँ पर पॉसिबली जीत जाएंगे और अगले साल के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले लेंगे। अब मार्टिन इस साल टॉप 5 वाले एथलीट थे, तो टॉप 5 वाले तो वैसे भी अगले साल ओलंपिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर ही जाते हैं, लेकिन अभी ये शो खेल सकते हैं और अच्छा भी रहेगा इनके लिए। एक पोटेंशियल एथलीट ये वैसे भी बन चुके हैं, पॉपुलर भी हो चुके हैं। ऐसे में इविल्स प्राग प्रो खेल करके और ज़्यादा थोड़े फेमस हो जाएंगे और ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएंगे और डायरेक्टली फिर हमें अगले साल ओलंपिया में दिख जाएंगे। तो पॉसिबली इस वाले शो को तो ये जीत ही जाएंगे। अच्छी बात ये होगी कि मार्टिन इसमें भी बहुत बढ़िया फिजिक दिखा सकते हैं, चांसेस तो यही बनते हैं। एक पोटेंशियल वाले एथलीट है, एक ज़बरदस्त एथलीट है। यही है अभी का अपडेट। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।